हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिल रहे एक और नए टॉपिक के साथ और आज हम कंप्लीट करेंगे हिंदी। हिंदी की जो व्याकरण होती है उसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास, तद्भव, तत्सम शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय एवं अव्यय और उपसर्ग। तो दोस्तों, ये 11 टॉपिक है जिनको अपन कंप्लीट करेंगे। वहीं पे लिंग, वचन और कारक जो है संज्ञा के साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, ऑल ओवर जो है 11 टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं पे इनके जो है अपन 2 वीडियो में इनको कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो क्वालिटी भी जो है वो गिर जाएगी। तो समझने की पर्पज़ से मैं आपको इस वीडियो में वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और समास जो है वो कंप्लीट करवाने वाला हूँ। फिर अपन पढ़ेंगे दूसरी वीडियो के अंदर संधि, तद्भव, तत्सम शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम, प्रत्यय और उपसर्ग। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों एक तो जो है ये वीडियो जो है इतना डीपली होने वाला नहीं है, बिकॉज मैं आपको जो एक समरी होती है किसी भी टॉपिक की वो समझाने वाला हूँ। बिकॉज केवीएस की जो एग्ज़ाम है उसकी डेट जो है वो आ चुकी है और अपने पास जो है केवीएस की तैयारी के लिए जो है लॉन्ग टाइम मिला नहीं है अपन को। तो जो केवीएस होती है उसका जो है अपन बेसिक एक तो एमसीक्यू वगैरह देख लेंगे और फिर जो है एक समरी देख लेंगे। तो ये जो केवीएस की जो तैयारी है अपन एक मंथ में, अभी तो दिन भी नहीं बचे, यानी कि 10 दिन में जो है अपन को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, इसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन एक बार जो फॉर्मेट तो कम से कम समझें, ब्रीफ में तो कम से कम टॉपिकों को क्लियर करें। तो सबसे पहले दोस्तों अपन इनमें से व्याकरण पर्पज से आपके 4 या 5 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। 10 नंबर आपके यहाँ पे जो है कंप्लीट हो सकते हैं यदि आप इनके ऊपर फोकस करो और इजी भाषा में अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपन हिंदी व्याकरण की बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण जो होती है वो हर एक जो एग्ज़ाम होती है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बेसिक्स जो है उससे अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं ध्वनि, यानी कि व्याकरण जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे ध्वनि जो है व्याकरण में वो होती क्या है। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? वो ध्वनि को माना जाता है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको कुछ समझा रहा हूँ, तो मेरी जो मेरे मुंह से जो वर्ड निकल रहे हैं वो अपने आप में क्या है? ध्वनि को इंगित करते हैं। ठीक है, जो आपको वॉइस सुनाई दे रही है, ठीक है, तो ये अपने आप में जैसे ए, आ, ई, क, ख, ग, तो ये अपने आप में क्या है? ध्वनि को इंगित करते हैं। फिर बात करते हैं अपन वर्ण। तो वर्ण क्या होते हैं? तो भाषा की इन्हीं ध्वनियों को जब मैं लिखित रूप में लिख देता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, है, क, ख, ग, ये सारी चीज़ें जब मैंने लिख दी ना, तो लिखित रूप ही अपने आप में ध्वनियों का क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। यह आपको ध्यान करना है। फिर बात करते हैं अपन अक्षर क्या होता है। तो ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके में करना जब ये वर्ण अलग अलग हैं, ठीक है, ए, आ। लेकिन जब इनका मैं कोई सार्थक शब्द बना लूँ, यानी कि अक्षर क्या होता है, यानी कि इनका समूह बनाकर मैं एक झटके में इनको प्रोनाउंसेस करूँ यानी उच्चारण करूँ, तो वो अपने आप में क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। जैसे जैसे ए, आ और फिर मैं ए, ये सारे अपने आप में वर्ण हैं। और जब मैं इनको कमांड रूप से ऐसे बोल दूं आम, इनको कमांड रूप से मैं क्या बोल दूं? आम, तो ये अपने आप में किसको दिखाता है? अक्षर को दिखाता है। तो दोस्तों, ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके में करना अपने आप में किसको दिखाता है? अक्षर को दिखाता है, अक्षर कहलाता है। जैसे आम, स्नान, काम, नैन, मैम, ओम, ये अपने आप में क्या है? अक्षर दिखाता है। फिर बात करते हैं अपन कि शब्द क्या होते हैं। तो शब्द दोस्तों 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो 2 वर्ण कौन से हो गए? जैसे अपन एग्जाम्पल लें परीक्षा, तो परीक्षा में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? प, ए, रे, ई, क, से, आ। तो दोस्तों, इनके नीचे जो है वर्ण की पहचान है, नीचे हलंत आएगा। जैसे किसी भी शब्द को अपन देखते हैं तो नीचे जो है हलंत आएगा, यानी कि वो अनकम्प्लीट जो है वो शब्द है। तो दोस्तों, परीक्षा में ये सारे जो हैं वो क्या आ रहे हैं? वर्ण आ रहे हैं। और जब इनको अपन समूह के रूप में यूज कर लें तो ये परीक्षा शब्द जो है वो बन जाता है। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को ही शब्द कहा जाता है।
जैसे समाज, स ए म आ ज ए, ये सारे क्या है वर्ण आ रहे हैं, और जब मैंने इनको एक समूह के रूप में जोड़ के क्या बना दिया, समाज बना दिया, तो ये किसको दिखाता है, शब्द को दिखाता है। इसी को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। अब शब्द दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक, जिसका कुछ निश्चित अर्थ निकलता हो, यानी कि कोई अपने आप में अर्थ निकलता हो। जैसे क्या है, कमल है, तो कमल है तो इसमें जो है क ए म ए ल ए, ये कमल जो है वर्णों से मिलकर बना है। लेकिन जब इसका कमल क्या है, कमल फूल होता है, कमल किसी का नाम हो सकता है, तो इसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है। जब इसका अर्थ नहीं निकलेगा तो वो निर्थक हो जाएगा, यानी कि उसका किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो वो निर्थक शब्द कहलाते हैं। निश्चित अर्थ प्राप्त हो उसी को अपन क्या मानते हैं, सार्थक शब्द मानते हैं, भौतिक या फिर विक्रम। ये एग्जाम्पल अपन दो ले सकते हैं। फिर जिनका कोई निश्चित अर्थ प्राप्त न हो, जैसे लमक। अब लमक आपने कभी सुना है क्या किसी की रेफरेंस में? लमक कभी नहीं सुना होगा कि किसी को कहते हैं, कोई स्थान का नाम, किसी आदमी का नाम, कभी नहीं है। डच्चम, ये क्या है, इनके किसी कोई अर्थ नहीं निकलते, तो वो अपने आप में निर्थक शब्द कहलाते हैं। तो शब्दों के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। फिर आते हैं अपन पद। पद क्या होते हैं, शब्दों का वाक्य में प्रयोग पद कहलाता है। जैसे शब्द क्या है, शब्द तो कमल है, कमल है, कमल शब्द हो गया। विमल शब्द हो गया, ये क्या है, शब्द है। और जब मैं इन्हीं का वाक्य में प्रयोग कर लूँ तो वो अपने आप में क्या बन जाएंगे, पद बन जाएंगे। जैसे कमल खेलता है, कमल क्या करता है, खेलता है, तो ये क्या हो गया, ये पद हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया, पद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं साइकिल चलाता हूँ। दोस्तों साइकिल अपने आप में शब्द है, चलाना एक क्रिया हो गई, हूँ ये भी अपने आप में क्या, सारे शब्द हैं। लेकिन जब इनको कंबाइन कर दिया मैंने, एक जगह एक वाक्य में प्रयोग कर दिया, मैं साइकिल चलाता हूँ, तो ये अपने आप में क्या बन गया, पद बन गया। ठीक है दोस्तों, फिर वाक्यांश। अब दोस्तों ये जो है वाक्य, अब पहले वाक्यांश से पहले आप वाक्य को देख लो। वाक्य क्या होता है, शब्दों का सार्थक भाव या अर्थ वाक्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है, यहाँ पे शब्द आ रहे हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया हो गई है। ठीक है, ये सारे जब शब्दों का सार्थक भाव जो है वो वाक्य को दिखाता है। वाक्य तो कंप्लीट होता है, और वाक्य जब अनकम्प्लीट हो उसी को वाक्यांश कहते हैं। जैसे राम पुस्तक, जैसे मैं ऐसे बोल दूँ पुस्तक पढ़ता राम, तो ये पुस्तक पढ़ता राम, ये हो गया वाक्यांश। और जब मैं इसको कंप्लीट कर दूं, राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये हो गया वाक्य। जैसे ईश्वर में विश्वास करने वाला, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक वाक्यांश है, ये अपने आप में क्या है, वाक्यांश है। और जब मैं इसी शब्द को ऐसे लिख दूं, ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक कहलाता है, आस्तिक कहलाता है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया वाक्य कहलाता है, तो वो हो गया वाक्य। तो वाक्य कंप्लीट होता है, वाक्यांश उसका छोटा फॉर्म होता है, यानी कि वो कंप्लीट नहीं होता। तो शब्दों के समूह का पूर्ण वाक्य नहीं बन पाना किसको दिखाता है, वाक्यांश को दिखाना है। और वहीं पे वाक्य क्या होता है, फुल जो शब्दों के सार्थक भाव या अर्थ का वाक्य कहलाता है। तो पूरा अर्थ निकलना चाहिए। ईश्वर में विश्वास करने वाला, अब इसको पता नहीं चल रहा अपन को इसका अर्थ क्या है, ठीक है, और वहीं पे इसको कंप्लीट करें तो आस्तिक कहलाता है, ये अपने आप में वाक्य बन गया। फिर आता है हल। व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा। तो दोस्तों ये आपको पता है, जब कोई भी वर्ण होता है ना, वो अनकम्प्लीट होता है, उसमें किसका भाव दिखता है, उसमें या तो स्वर का जो है भाव दिखता है, तो वो अपने आप में अनकम्प्लीट है। ये नीचे जो तिरछी लाइन आती है ना, ये वाली, तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं, हलंत बोल देते हैं। जैसे क के नीचे ये छोटी सी लाइन आपने देखी होगी, ख के नीचे क, ये क्या है, अनकम्प्लीट है। तो व्यंजन में स्वर का भाव ही किसको दिखाता है, हलंत को दिखाता है, इसी को अपन हलंत कहते हैं, ये आपको ध्यान करना। फिर अनुस्वार क्या होता है, तो वर्ण का उच्चारण नाक से करने, जैसे अं, अण, नम, तो ये सारे जो हैं नाक से निकलने वाले जो वर्णों का अध्ययन अपन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुस्वार। जैसे आपने देखा होगा कंग है, है, तो ये सारे क्या है, नाक से जो है उच्चारण हो रहा है इनका, तो ये अपने आप में क्या है, तो ये है अनुस्वार। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है, तो वर्णमाला इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि वर्णों की अपने आप में क्या होती है, माला, यानी कि वर्णों का समूह जो है उसी को अपन वर्णमाला बोलते हैं। अब वर्णमाला को अपन दो टाइप से जो है डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्वर। तो स्वर क्या होते हैं, यानी कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनमें किसी भी, जैसे यानी कि स्वतंत्र होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई दूसरे वर्ण जो है सहयोग नहीं करते। ठीक है, जैसे मैं बात करूं
कोई भी वर्ण होता है, जैसे हम बात करें ए, तो इसमें जो है और वर्ण किसी प्रकार का कोई और वर्ण जो है नहीं मिला हुआ है। वहीं पे बात करूँ मैं जैसे कै, तो कै के अंदर प्लस ए और एक अपने आप में क्या जुड़ा हुआ है, ये स्वर जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं व्यंजन। यानी कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी प्रकार का दूसरा वर्ण या दो वर्ण नहीं होते। ठीक है, तो इसको भी अपन 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं स्वर को। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा कौन सा है, प्लुत स्वर। अब प्लुत क्या होते हैं दोस्तों, प्लुत वे होते हैं जिनमें बोलने में काफ़ी समय लगता है, ये आगे अपन बात करेंगे। पहले यहाँ पे स्वरों की बात कर लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ए ई उ री, तो 4 वर्ण जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ कौन से होते हैं, आ ई उ ए आई ओ औ, तो ये 7 वर्ण जो होते हैं दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ का क्या अर्थ होता है, बड़ा। तो दीर्घ जो स्वर होते हैं ये संधि में भी काम आएंगे दोस्तों, यहीं पे पढ़ लो। दीर्घ स्वर ही दीर्घ संधि बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करी होगी, ये दीर्घ स्वर जो होते हैं ना, इनमें 2 वर्ण होते हैं, ए प्लस ए इक्वल टू आ बनता है, इक्वल टू आ बनता है। वहीं पे ई देख लो, ई प्लस ई छोटी, दोनों ई बराबर बड़ी ई बनती है। तो इनमें जो है दीर्घ स्वरों में यानी कि 2 जो है वर्णों से, 2 स्वरों से मिलकर ये बनते हैं। फिर प्लुत जो है, प्लुत की बात भी आगे करेंगे। वो जो जैसे अब ओम, तो दोस्तों ये जैसे ओ आ रहा है, इसका जो है उच्चारण 3, जैसे ओम उच्चारण कर रहे हैं अपन, तो इसमें जो है ध्वनि वो 3 वर्गीय उच्चारण के समान होती है, इसलिए इसको जो है इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है और उसी को प्लुत स्वर बोला जाता है। यह आगे अपन बात करेंगे। फिर बात करें व्यंजन, यानी कि वे शब्द जो 2 जिनमें स्वर भी होते हैं और अन्य वर्ण होते हैं। जैसे मैं बात करूँ कै, तो कै के अंदर ए आ गया, ए क्या है, स्वर है। तो स्वरों के मेल से बनने वाले जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इनको भी अपन डिवाइड करते हैं 5 प्रकार से। एक है स्पर्शी, एक है अंतस्थ, एक है ऊष्म और एक है आगत, एक है संयुक्त। तो ये अपने आप में क्या होते हैं, ये व्यंजन के प्रकार हैं। जैसे स्पर्शी जो है व्यंजन कौन से होते हैं, तो कै से लेकर जैसे कैवर कह गड़, जैसे ये जो हैं ये अपने आप में स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी टोटल संख्या जो है 27 मानी जाती है ऑल ओवर ये 25। कै से लेकर मैं तक जो है इनकी संख्या होती है 25, लेकिन डे और डह जो है वो भी स्पर्शी वर्ण जो है माने जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या हो जाती है 27। फिर बात करें अपन अंतस्थ जो है व्यंजन कौन से होते हैं, तो यह लवय को क्या माना जाता है, अंतस्थ माना जाता है। ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, से यानी कि जिसमें ऊष्मा निकलती है, से ये भी 4 होते हैं। आगत कौन से होते हैं, ज और फ, ये 2 वर्ण होते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, री, तो ये जो है ये संयुक्त होते हैं। ऑल ओवर स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की कुल संख्या 41। ऑल ओवर जो है हिंदी वर्णमाला में 52 जो हैं वो होते हैं वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो स्वर 11 और व्यंजन कुल होते हैं 41। वैसे 33 माने जाते हैं, जैसे आपने पहले बचपन में भी जो है वो 33 पढ़े होंगे। जैसे अपन बात करें, जैसे स्वर कौन से होते हैं, ए आ ई उ री, ए आई ओ औ अंग ए, तो ये अपने आप में क्या है, 11 स्वर माने जाते हैं। और 33 जो हैं ये क्या माने जाते हैं, व्यंजन माने जाते हैं। कह गड़ जो है ये टोटल कितने होते हैं, ये होते हैं 33। तो ऑल ओवर जो है 44 माने जाते हैं, लेकिन संयुक्त, आगत और टैट है यानी कि ढह तथा उसमें वर्ण को मिलाकर जो है इनकी संख्या हो जाती है 41। ऑल ओवर होते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने, तो ये होते 52। अब बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान भी कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई इसका जो उच्चारण स्थान है इस वर्ण का कौन सा है, तो एक बार ध्यान कर लो। तो कंठ से बोले जाने वाले शब्द ये हैं, बोलकर देखना आप, ए आ कै ख ग गड़। अब ये जब भी आप इन वर्णों को बोलोगे ना तो सेम जो है आवाज़ कहाँ से आएगी, कंठ से निकलेगी। वहीं पे है और विसर्ग यदि अपन बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो काकल से करते हैं। जैसे नेक्स्ट कौन सा है, ई चे चाहिए, इसका जो उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ये आपको जैसे बोल के देखो, ई चे जह ये से, तो तालु जहाँ से जीभ जो है टच हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं तालु। तो तालु से इसका उच्चारण होता है, ताल्यव इसको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है चौथा, री टे
डे ढे रे से, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। जैसे बोल के देखो री, अब जहाँ पे जीभ टच हो रही है उसको बोलते हैं मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है तय थे दे दन, ये बोले जाते हैं दंत से। अब दंतन्य इन वर्ण जो है इनको बोला जाता है। जैसे बोल के देखो तय थे दे दह, तो इनका जो है उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, दांतों से। फिर है न से ले ज, अरबी ये फारसी वर्ण है, इनको बोलते हैं वर्ष से, वर्ष बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। फिर नेक्स्ट है ऊ पे फे बे ब, यानी कि ऊ पे फे बे बह में, तो ये जो होते हैं कहाँ से बोले जा रहे हैं, जैसे बोल के देखो तो ये बोले जाएंगे ओष्ठों से, यानी कि होठों से। तो होठों से जो है इनके, यानी कि अपने दोनों होठ जो है वो आपस में इनके बोलने के ऊपर टकराएंगे, तो इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, और ओष्ठ से इनको बोला जाता है, इनका वर्ण का जो है उच्चारण स्थान माना जाता है। फिर बात करें अपन ए आई ए प्लस ई, यानी कि कंठ तालु से बोले जाते हैं। फिर ओ औ, तो ये बोले जाते हैं कंठोष्ठ। व फ दंतोष्ठ। ड ड य ण म अम अनुस्वार, ये बोले जाते हैं नासिका से, नाक जो है उच्चारण स्थान इनका माना जाता है। फिर क ख ग, ये अरबी और फारसी जिहा मूल इनको माना जाता है। अब बात करते हैं अपन स्वरों का जो है वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो दोस्तों अपन ने बात करी थी कि स्वर जो है उच्चारण में लगने वाली अवधि के हिसाब से इनको 3 भागों में माना जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व कौन से होते हैं, ये 4 अपन ने पहले ही बात कर ली। इनके बोलने में जो है समय कम लगता है और इन्हें मूल स्वर या एकमात्रिक। तो दोस्तों 4 जो हैं अपन ने यहाँ पे बात करी थी कि ये जो 4 होते हैं, इनमें देखो किसी प्रकार की अन्य मात्रा नहीं है, और इनमें जो है मात्रा लगेगी, जैसे आ की लग गई, ई की लग गई, ऊ की लग गई, ठीक है, और यहाँ पे आई की लग गई, यहाँ पे ओ की लग गई, यहाँ पे औ की लग गई। तो इसमें जो ह्रस्व स्वरों के अंदर किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं होता, बल्कि दीर्घ स्वरों में द्विमात्रिक जो है इनको बोला जाता है, और ह्रस्व स्वर जो है एकमात्रिक माने जाते हैं। ये आपको ध्यान करना है, ये एकमात्रिक होते हैं, इनमें किसी प्रकार की मात्रा नहीं होती, जैसे ए ई ऊ री। ठीक है, फिर अपन बात करें दीर्घ स्वर, तो इनमें जो है 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, दुगुना समय लगता है, तथा इन्हें दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर भी बोला जाता है। यह आपको ध्यान रखना। और इनको क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर, क्योंकि ये 2 वर्णों से, 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आ जो है कैसे बनेगा, ए प्लस ए, वहीं पे ए ई ए बन गया, और इन्हीं में जो है ए और जुड़ गया और ए, तो ये आई बन गया। ई बड़ा ई बन गई, ए ऊ औ बन गया, औ बड़ा ऊ बन गया। तो ये जो है दीर्घ स्वर, इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें 2 जो है वर्ण, 2 स्वर जो है मिलकर इसको बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है। वहीं पे ए आई ओ औ, इन 4 संधि स्वर अथवा संध्यक भी इनको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान कर लेना है। तो दोस्तों ये हो गए अपने स्वर। और फिर बात करें, 2 हो गए, एक तो हो गए ह्रस्व स्वर, एक हो गए दीर्घ। अब बात करेंगे अपन प्लुत स्वर, ये तीसरा प्रकार है स्वरों का। प्रत्येक स्वर अपने आप में प्लुत भी होता है। तो दोस्तों ये अपने आप में अलग नहीं होता, उन्हीं स्वरों में से जो है वही जो है, यानी कि उनमें यदि किसी उच्चारण अपन किसी स्वर का करते हैं तो तिगुना किसी वर्ण में अगर समय लगता है तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, प्लुत स्वर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था ओम का, तो ओम में बोल के देखो ओम, इसका उच्चारण करने में ओ जो है उसको समय जो है लंबा तक बोला जाता है, तो हम 3 बार ओ का उच्चारण कर सकें, इसीलिए इसको जो क्या बोला जाता है, प्लुत स्वर भी बोला जाता है। ये दोस्तों आपको जो है यहाँ पे एक बार ब्रीफ बता रहा हूँ, डीपली अपन किसी और कक्षा में इनको जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है व्यंजन। तो व्यंजनों की अपन ने बात कर ली, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। तो व्यंजन होते क्या हैं, तो जो उन्हें बोला जाता है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्पर्शी जो व्यंजन है वो कौन से होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन जो है, जो व्यंजन कंठों से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ आदि स्थानों से स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। जैसे आप बोल के देखो कै वर्ग को, कै, खे, गे, गे, अड़े। तो अड़े जो है, ठीक है, ये शब्द जो आ रहे हैं वो कहाँ से बोले जा रहे हैं, कंठों से, फिर तालु से, फिर मूर्धा से बोले जाएंगे, और फिर ओष्ठों से यानी कि होठों से बोले जाएंगे। तो जिनमें इन उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जा रहा है उन्हें बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन। जैसे टे, ठे, डे, ढे, णे, ते, थे, दे, दे, ने,
पै फै बै बै। तो ये जो है इसमें जो है प वर्ग में कौन सा आ रहा है, ओठों से आ रहा है, इसमें तालु से, और इसमें इससे किससे आ रहा है, मूर्धा से। ये तीन जो है उच्चारण स्थान देखने को मिलते हैं। तो कै वर्ग हो गया कंठों से, कंठ से हो गए, फिर जो है ये तालु से हो गया, फिर आगे ये मूर्धा से हो गया, ये दंतों से, और ये ओष्ठों से। इसका उच्चारण स्थान इसलिए इनको बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन। फिर नेक्स्ट कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान जीभ, दांत और होठों से होता है, सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अतः उनको क्या बोला जाता है, अंतस्थ वर्ण बोला जाता है। जैसे बोल के देखो ये, तो ये के अंदर अपन केवल और केवल जीभ, तालु, दांत का उपयोग करते हैं। इनमें जो है मूर्धा और इससे पहले अपन ने बात करी थी कौन से वर्णों की, तो वो होते हैं स्पर्शी वर्ण। तो उनमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत का उपयोग होता है, और इसमें जो है जीभ, तालु और दांत और ओठों का प्रयोग होता है। यह रे ले व, बोल के देख लो आप एक बार। फिर आते हैं उष्म वर्ण, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़ या घर्षण से होता है, उष्मा निकलती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उष्म वर्ण। जैसे स है, फिर कोई है, तो स है जो है स, तीनों का उच्चारण जो है यानी कि अंदर से जो मुंह से क्या निकल रही है, उष्मा निकल रही है एक प्रकार की, स है। तो ये क्या हो गए, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हो गए अपने उच्च यानी कि वर्ण विचार। इसके बाद में अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। इसके बाद में दोस्तों अब बात करेंगे अपन संज्ञा की। संज्ञा की बात करने से पहले आपने पिछली कक्षा में हमने बात करी थी सामान्य जो शब्दावली होती है जो हिंदी के अंदर काम आती है, तो पदों की बात करी थी कि पद क्या होते हैं। तो सार्थक जो वर्ण होते हैं उन्हीं का समूह को अपन क्या बोल देते हैं, शब्द बोल देते हैं। किंतु जब इनका प्रयोग वाक्य में होता है तो व्याकरण के नियमों में बन जाता है और इसका रूप बदल जाता है। तो हिंदी में मोस्टली जो है 5 पद जो है माने जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो दोस्तों इनके बारे में जो है अब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं अपन संज्ञा को। संज्ञा क्या होती है, तो दोस्तों आप सभी ने जो है बचपन से 6ठी क्लास में जो है हिंदी पढ़ी होगी। संज्ञा वह होती है जैसे व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम से स्वरूप जो है प्रयुक्त होता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, संज्ञा। यानी कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का भाव जो पैदा करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, संज्ञा बोल देते हैं। ये आपको ध्यान करना है। अब संज्ञा जो है कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों बेसिकली अपन इसको डिवाइड करते हैं 3 टाइप से। तो एक है व्यक्तिवाचक जिसको बोलते हैं प्रोपर नाउन, दूसरी जो होती है जातिवाचक जिसको अपन क्या बोल देते हैं, जिसको बोल देते हैं कॉमन नाउन, और तीसरी जो है भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको बोल दिया जाता है इंग्लिश में। अब दोस्तों अपन सबसे पहले ले रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे अपन क्या बोल देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम व्यक्ति का नाम हो सकता है, सही बात है। आपका नाम रमेश, सुरेश, जो भी नाम है आपका, तो वो अपने आप में किसका बोध करवा रहा है, व्यक्ति का। ठीक है, कोई वस्तु हो सकती है, श्याम व्यक्ति का नाम है। टेबल क्या है, कोई चीज़ है, थिंग है। ठीक है, तो वो अपने आप में वस्तु का है, वो भी अपने आप में संज्ञा हो गई। कुर्सी है, वो भी संज्ञा है। तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाती है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु हो सकती है और किसी स्थान का बोध करवाती है, उसी को अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा या नाउन जो है प्रॉपर नाउन भी बोल देते हैं। जैसे कुर्सी की बात करी, कार यातायात का एक साधन है, वस्तु है। ठीक है, दिल्ली किसी जगह का नाम है, जयपुर हो सकता है, मुंबई हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने आप में जो है किसके, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा के एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है, तो कॉमन नाउन इसको बोला जाता है। जैसे किसी जाति का बोध करवाता है, यानी कि अपने आप में ग्रुप का, जैसे कोई ग्रुप का अपन को क्या पता चलता है उससे। जैसे लड़का, अब लड़कों की जो है लड़का का नाम लेते ही जो है आपके दिमाग में एक समूह का नाम आएगा कि लड़के ऐसे होते हैं। लड़की, तो लड़की का नाम आते ही आपको लड़कियों के बारे में पता लग गया। नदी, तो नदी जो है नदियों के बारे में बताती है। तो अपने आप में किसका भाव दे रही है, जाति का दे रही है। एक अपने आप में कॉमन नाउन का जो है भाव यहाँ पे प्रतीत होता है। तो मोस्टली दोस्तों जातिवाचक को भी अपन 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको अपन बोलते हैं मेटेरियल नाउन। इसका एग्जाम्पल है जैसे धातु, द्रव्य, सामग्री या पदार्थ हो सकता है। जैसे गेहूँ, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन, ये सारी अपने आप में क्या हैं,
जिसको अपन माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धातु, द्रव्य, सामग्री, ये सारी चीज़ें जो है मापने योग्य हैं और किसी द्रव्य में भी इसको शामिल किया जाता है। जैसे भोजन की सामग्री है, चावल भोजन की सामग्री है, घी क्या भोजन की सामग्री है। तो ये अपने आप में अपन किस में मानते हैं, द्रव्यवाचक, जातिवाचक संज्ञा इनको बोला जाता है। दूसरा है समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन इसको बोला जाता है। समुच्चयवाचक संज्ञा भी कई बार इसको बोल दिया जाता है। यानी कि जिस संज्ञा शब्दों में किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर एक समूह या समाज का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा बोल देते हैं। जैसे सेना, जैसे इंडियन आर्मी, तो वो किसको बताती है, एक ग्रुप को बताती है। जैसे स्कूल हो गई, पुलिस हो गई, पुस्तकालय हो गया, दल हो गया, समिति हो गई, ये किसका भाव देते हैं अपन को, किसी जाति या समूह का। जैसे अपन ने बात करी पुलिस, तो राजस्थान पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गई, उसमें अलग अलग होते हैं। तो वो क्या है, एक किसी ग्रुप का, किसी दल का जो है भाव यहाँ पे प्रतीत होता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, जातिवाचक। यानी कि जाति के बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन दे रही है। पुस्तकालय, तो पुस्तकालय जो है बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं। तो अपने आप में पुस्तकालय क्या है, एक पूरा कलेक्टिव सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारी किताबें देखने को मिलती हैं। दल, अब दल क्या होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, वामपंथ है, वेरियस टाइप की जो है दल देखने को मिलते हैं। तो दल जो है मेनी पीपल्स का अपने आप में क्या है, ग्रुप है। तो उसी को व्यक्तियों को मिलकर एक दल बनता है, समूह बनता है, उसी का जो है अपन दल बोल देते हैं। फिर समिति, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक समिति या समूह का निर्माण होता है। आयोग, आयोग भी दोस्तों आपने सुना होगा, ये भी क्या है, लोगों का एक समूह। समिति भी लोगों का समूह। परिवार, इसमें भी जो है काफ़ी सदस्य हो सकते हैं। तो ये जो है अपन को किसकी इन्फॉर्मेशन देती है, एक ग्रुप की। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको बोला जाता है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा क्या होती है, यानी कि जिन शब्दों से पदार्थों की अपन को क्या पता चलती है, अवस्था, गुण, दोष, धर्म अथा आदि का बोध हो, वह अपने आप में भाववाचक है। यानी कि अपन ये जो है मूर्त चीज़ है, ये दिखाई नहीं देती। जैसे बुढ़ापा है, अब बुढ़ापा अपने आप में क्या है, एक गुण है। ठीक है, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। ठीक है, मिठास क्या है, गुण हो गया कि भाई मीठा है, तीखा है, फीका है, खट्टा है, ये अपने आप में गुण हो गया किसी चीज़ का। क्रोध क्या होता है, भाव या दशा होती है। ठीक है, तो अपने आप में एंगर, एंगर को किस में, ये अपने आप में भाव को इंगित करता है। हर्ष क्या होता है, ये अपनी एक दशा है। यौवन, ये भी एक दशा है। बालपन यानी कि बचपन, तो वो भी अपने आप में क्या है, एक दशा है। मोटापा, ये एक अवस्था है, भाई मोटा आदमी हो गया। तो ये अपने आप में एक भाव दिखाते हैं कि भाई इसका जो कंडीशन कैसी है। यानी कि अपन को किसी चीज़ की गुणों के बारे में, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता है, तो उसको बोल देते हैं भाववाचक या बोल दें एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे बुढ़ापा, मिठाई, क्रोध, हर्ष, यौवन, बचपन, और भी और जो है वो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। कमेंट बॉक्स में जो है आप एक इसके जो है एग्जाम्पल और लिख के बताना। फिर जैसे अपन बात करना है लिंग क्या होते हैं, तो लिंग भी दोस्तों आपने हिंदी में पढ़े होंगे, अपन ने बचपन से ही जो है पढ़ते आ रहे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यानी कि शब्द स्त्री व पुरुष में भेद उत्पन्न करता है, उसे ही अपन क्या बोल देते हैं, लिंग बोल देते हैं। या तो पुल्लिंग होगा, लड़का हो, या फिर लड़की होगी। तो वस्तु आदि में स्त्री पुरुष होने का ज्ञान करवाता है, उसे लिंग कह देते हैं। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे एग्जाम्पल पे लड़का, लड़की, कवि, कवियत्री, नाई, नाउन, अभिनेता, अभिनेत्री, साधु, साध्वी। ठीक है, लेखक, लेखिका, विद्वान, विदुषी, चूहा, चूहिया, शेर, शेरनी। तो ये अपने आप में क्या है, ये पुल्लिंग है और ये अपने आप में स्त्रीलिंग है। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बंदर, बंदरिया, सुनार, सुनारिन, हाथी और हथनी। तो ये आपको जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं वचन की, यानी कि नंबर्स की। तो वचन क्या होते हैं, जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे ही अपन क्या कह देते हैं, वचन। यानी कि संख्या में अपने आप में एक है, या फिर दो है, या फिर है तीन है। तो ये अपने आप में क्या है, नंबर्स हैं। तो यहाँ पे अकेला है, सिंगल है, और यहाँ पे दो जने हो गए। तो ये अपने आप में वचन कहलाता है। तो हिंदी में मुख्यतः एक वचन, बहुवचन जो है मान्यता प्राप्त है। एक वचन अकेला और बहुवचन एक से ज़्यादा, ये आपको ध्यान करना है। जहाँ पूरे समाज को इंगित किया जाता है वहाँ पे बहुवचन, और जहाँ पे एक आदमी होता है वहाँ पे जो है क्या होता है, वहाँ पे मोस्टली उपयोग किया जाता है बहुवचन को। एक होता है एक वचन और एक से ज़्यादा होते हैं बहुवचन।
इसके एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो एक वचन, जैसे पुस्तक एक हो गई, पुस्तकें अनेक होती हैं, ठीक है। माला अपने आप में एक वचन है, मालाएं यानी कि एक से ज़्यादा मालाएं, तो वो अपने आप में बहुवचन हो गई। गाय एक है और गायें बहुत सारी गायें। मकान एक है, मकानों यानी कि बहुत सारे मकान बने हुए। बहन बहनें, माता माताओं, फल फलों, तो ये अपने आप में एक वचन और बहुवचन है। तो ये किसके भेद हैं? तो ये अपने आप में भेद हैं वचन के। तो ये आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों यदि आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम के चैनल है दी अर्थ, वहाँ पे अपन को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके बाद में जो है अपन नेक्स्ट समास की बात करते हैं। इसके बाद में दोस्तों संज्ञा के बाद में हमेशा आती है सर्वनाम। सर्वनाम के बाद में अपन उपयोग करेंगे समास को। तो पहले बात कर लेते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होता है? तो दोस्तों आपने स्कूल में पढ़ा होगा, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। वह शब्द जो संज्ञा से पहले आए उसे ही अपन क्या बोल देते हैं? सर्वनाम बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। कमल विमल खाता है। कमल क्या खाता है? विमल खाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कमल है, अब कमल को मैं कुछ चेंज करके यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, वह विमल खाता है। वह क्या खाता है? विमल। तो कमल की जगह में वह, अब कमल बरबर में नहीं आए, इसके लिए मैं एक शब्द उपयोग कर रहा हूँ वह। तो वह जो है किसको दिखाता है? कमल को। तो यहाँ पे कमल तो है हो गई संज्ञा और वह क्या हो गया? सर्वनाम। बस इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा है नहीं। यानी कि संज्ञा अपने आप में कोई स्थान, जाति या वस्तु हो सकती है, उसी के स्थान पे अपन कोई शब्द जो है चुन लेते हैं, उन्हीं को अपन सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, आप, उसका, उसकी, वह अपने आप में क्या है? सर्वनाम कहलाते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ को सबका नाम यानी कि सर्व क्या होता है? सभी का नाम। बस सिंपल। मैं जैसे सर्वनाम के भेद की बात करते हैं अपन, तो दोस्तों सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चित, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और नीचवाचक। तो दोस्तों सर्वनाम के मोस्टली जो है 6 भेद होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देख लिया, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और नीचवाचक। अब दोस्तों सिंपल है, पुरुष में जहाँ पे पुरुष के बारे में बात हो रही है यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चय यानी कि निश्चित बात हो रही है। अनिश्चित संबंध स्थापित हो रहा है, पर्सन खड़े करे जा रहे हैं। और नीच खुद के बारे में बात हो रही है। जैसे अपन उदाहरण के तौर पे इनको देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? यानी कि वक्ता बोलने वाला और सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसी को अपन पुरुषवाचक सर्वनाम बोल देते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, तो वो किसके लिए? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है। जैसे ये इसको अपन पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि स्वयं के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्वयं के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो क्या होते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे मैं खेल लूँगा, मैं नहा लूँगा, मैं ये काम करूँगा, हम आज जाएंगे, आज खेलेंगे, हम वो करेंगे, मुझे पता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैंने किया, मैंने वो किया, जैसे है ना उत्तम पुरुष। हमें वो करना है, हमें वो करना है, वहाँ जाना है, हमें वो करना है। ठीक है। ये सारे किस में आएंगे? उत्तम पुरुष। मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा वो है, तो ये अपने आप में उत्तम पुरुष, खुद के बारे में जहाँ पे बात हो रही है उत्तम पुरुष कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? यानी कि दूसरे के बारे में, जो सुन रहा है, जो चीज़ों को सुन रहा है, उसको अपन बोलते हैं मध्यम पुरुष। जैसे श्रोता, समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको अपन मध्यम पुरुष। जैसे तुम वो कर ले, तू ऐसा है, तू वहाँ पे जा, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे हो, ये सब किसके लिए उपयोग होते हैं? मध्यम पुरुष के लिए। तुमको पता है क्या? तुमको जानना है क्या? तुमको ये करना है क्या? मुझे आप आपको, आपके नाना जी कैसे हैं? आप कैसे हो? आपके निजी कैसे हैं? आप कैसे हो? तो ये सारे जो है मध्यम पुरुष के लिए उपयोग होते हैं। फिर आता है अन्य पुरुष क्या होता है? जैसे तीसरे व्यक्ति के लिए। जैसे अपन बात करें, वह कैसा है? वह तो बीमार था, वह ऐसा है। यह पेड़ कैसा है? ये लंबा है, ये पतला है। उन लोगों को पता नहीं है, उनको जानना है, उनको मिला था, उनको ऐसा था। उनसे किनसे, ये जानना जरूरी है। इन्हें, किन्हें, उन्हें, उसके, इनसे। ये अपने आप में अन्य यानी कि अन्य खुद के अलावा जो है, और दूसरा यानी कि सुनने वाला के अलावा जो है शब्द उपयोग होते हैं वो अन्य पुरुष के लिए उपयोग होते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम को अपन 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष, खुद के लिए,
मध्यम पुरुष दूसरे के लिए यानी कि जो सुन रहा है, अन्य पुरुष किसी के लिए भी हो सकता है। ये तीन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है भेद देखे जाते हैं। फिर आता है निश्चयवाचक। तो निश्चय, निश्चित, यहाँ पे निश्चय जो है, निश्चय मीन्स होता है निश्चित, कन्फर्म है, यानी कि जो सर्वनाम निकट व दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे अपन क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो अपने आप में कन्फर्म हो रहा है, यह दिख रही है ना वो, तो यह अपने आप में कन्फर्म है कि यह मेरी पुस्तक है। वह माधव की गाय, तो वह जो कोई गाय खड़ी है उसको बोला जा रहा है कि यह अपने आप में किसकी गाय है, माधव की। तो वह जो है शब्द किसके लिए है, निश्चित है वो। वह राम के भाई है, तो वो कोई खड़ा है तो वो किसका भाई है, राम का। तो वह शब्द आ रहा है निश्चय, यानी कि संकेत कर रहा है। तो वहाँ पे वो कौन सा आगा, संकेतवाचक सर्वनाम। फिर है यह वह, तो अपने आप में किसको दिखाते हैं, संकेतवाचक को। फिर अपन बात करते हैं, अब दोस्तों इनमें डिफरेंस देख लेना, यानी कि निश्चित जो है, निश्चित यानी कि संकेत करता है। वहीं पे पुरुषवाचक जो है अपने बात कर ली, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। जैसे राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली रहता है, इसमें पुरुषवाचक है, यानी कि राम जो है, ठीक है, यहाँ पे उत्तम जो है उत्तम पुरुष दिखा रहा है, मेरा मित्र है वह दिल्ली रहता है, तो वो पुरुषवाचक दिखाता है यहाँ पे। वहीं पे एक अन्य उदाहरण, जैसे यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी, ये अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे संकेत दिखा रहा है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक। फिर आते हैं अनिश्चित, यानी कि कन्फर्म नहीं है, कोई आ रहा है। अब कोई भी हो सकता है, भूत हो सकता है, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, तो कोई कंफर्म नहीं है वो, ठीक है, तो वो अपने आप में अनिश्चित है। दरवाजे पे कोई खड़ा है, अब जोमेटो वाला खड़ा है क्या, पता थोड़ा ना अपन को, तो वो अपने आप में अनिश्चित है। स्वाद में कुछ कमी है, तो स्वाद में फीका खट्टा कुछ भी हो सकता है, अपन को थोड़ा ना पता है, हो सकता है नमक ज़्यादा डाल दिया हो, ठीक है, तो वो अनिश्चित है, ये आपको ध्यान करना है। तो कोई कुछ सर्वनाम जो आते हैं वो अनिश्चित होते हैं। फिर आते हैं संबंध, यानी कि संबंध स्थापित हो रहे हैं, किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे अपन को क्या बोल देते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोल देते हैं। जैसे जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, तो जो के साथ कौन कर रहा है संबंध, उसी को, ठीक है, यानी कि जो काम करेगा उसी को वैसे ही फल मिलेंगे। जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो जिसकी लाठी है, संबंध किससे स्थापित हो रहा है, उसी की भैंस से, तो उसी की जिसकी, जैसा कर्म करेगा वैसा ही आदमी फल पाएगा, तो जैसा के साथ वैसा, तो अपने आप में संबंध स्थापित हो रहे, जो उसे जिसकी उसका जैसा वैसा, तो ये किसका है, संबंधवाचक सर्वनाम की विशेषता दर्शाते हैं। फिर पर्सनवाचक, अब पर्सन के नाम से ही पता चल रहा है कि वहाँ पे पर्सन खड़ा होगा, तूने ऐसे क्यों किया, तू क्या कर रहा है, क्या, कैसे, क्यों, ये सारे पर्सनवाचक हैं। तो जहाँ पे भी जिस सर्वनाम किसी पर्सन का बोध होता है उसको अपन पर्सनवाचक सर्वनाम बोल देते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या आ गया, और आगे जो है पर्सनवाचक चिन्ह है। क्या राम पास हो गया, तो पर्सनवाचक चिन्ह आ गया, और क्या मास्टर जी क्या नाम है, तो क्या आ गया, और पर्सनवाचक चिन्ह। वह वहाँ कौन खड़ा है, तो पर्सनवाचक, और वहाँ यह काम कैसे हुआ, तो कैसे, और पर्सनवाचक। तो ये अपने आप में जो है पर्सनवाचक जो है सर्वनाम वहीं आएगा जहाँ पे पर्सनवाचक चिन्ह दिखाई दे और जहाँ पे पर्सन का बोध होता है। फिर नेक्स्ट है निजवाचक। निजवाचक से आपको पता लग रहा होगा, यानी कि खुद के बारे में बात हो रही है। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, जैसे हमने बात करी थी उत्तम, मध्यम, अन्य, इनका निजत्व का भाव आता है, बोध होता है, वही जो क्या होता है, नीज होता है निजी, खुद के बारे में। तो जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, अपना क्या हो गया, अपनत्व की भावना आ गई यहाँ पे। तो स्वयं का काम तो खुद ही करेगा, तो वो अपने आप में क्या हो गया, अपना काम स्वयं करता हूँ, तो यहाँ पे निज वाचक सर्वनाम आएगा। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, तो आप में अपने आप में क्या आ गया, निजत्व जो है उसका भाव आ गया। अपनी गाड़ी से जाऊँगा, तो अपनी क्या है, ये निजत्व है, खुद के बारे में बात हो रही है। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, तो अपने दूसरे पिताजी के साथ नहीं जाऊंगा मैं, तो ये अपने आप में अपने के बारे में बात हो रही है। तो अपना, अपनी, आप, तो ये निजवाचक को दिखाता है। फिर आते हैं विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। यानी कि अपने बचपन से बात करी थी कि भाई संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर काम आने वाले शब्द होते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण, और इन्हीं के आधार पर इनके भेद हैं। जैसे मैं बात करूं, कमल कैसा है, कमल गोरा है, अब कमल क्या हो गया, संज्ञा हो गई, गोरा उसके गुण बता रहा है, तो बस ये क्या है,
ये विशेषण हो गया, सिंपल। उसके गुण बताएगा बस किसी चीज़ के, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, टेढ़ा मेढ़ा, अपने आप में क्या है विशेषण के एग्जाम्पल। जैसे अपन बात करें विशेष से, अब दोस्तों जैसे कमल गोरा है, ठीक है, ये अपन को पता चल गया कि भाई कमल कैसा है, गोरा, ये तो हो गया विशेषण। अब मैं दोस्तों कमल की जगह कोई और शब्द यूज कर लूँ और उसी को अपन विशेष से बोल देते हैं। जैसे वह गोरा है, तो वह जो आ रहा है उसको अपन यहाँ पे संज्ञा न बोलकर उसको अपन विशेष से बोलते हैं, बस सिंपल। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसी को अपन क्या बोल देते हैं, विशेष से। जैसे गीता सुंदर है, अब इसमें सुंदर तो जो है विशेषण आ गया और गीता क्या हो गई, विशेष से। अब इसको यहाँ पे गीता को अपन संज्ञा नहीं बोल सकते यहाँ पे, बस विशेषण का उपयोग करते समय ये ध्यान रखना है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, विशेष से, सिंपल। तो दोस्तों गीता सुंदर है, जैसे अपन बात करें विशेषण शब्द विशेषण से पूर्व भी आ सकते हैं। अब दोस्तों ये जरूरी नहीं है, विशेषण से पहले भी जो है विशेष से उपयोग हो सकते हैं और बाद में भी। जैसे थोड़ा सा जल लाओ, ये पहले उपयोग हो रहा है, भाई कितना लेके आना है, थोड़ा सा, बताया नहीं कितना सा, थोड़ा, तो ये अपने आप में क्या है, विशेष है। 1 मीटर कपड़ा, तो 1 मीटर की बात हो रही है, कन्फर्म है, तो ये जो है पहले इस्तेमाल हो रहा है कि ये क्या है, विशेष है। फिर बाद में कैसे, यह रास्ता लंबा है, अब लंबा जो है क्या है, ये गुण बता रहा है कि भाई रास्ता कैसा है, लंबा है, तो ये बाद में हो रहा है, तो ये है अपने आप में क्यों, क्या हो गया, लंबा जो है ये अपने आप में विशेष से हो गया। तो खीरा कैसा है, कड़वा, ये गुण बता रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेष से। तो ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी, ये बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब इसके भेद देखते हैं दोस्तों। विशेषण जो होते हैं वो मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। गुणों की बात करी तो गुणों की विशेषता बताने वाले गुणवाचक विशेषण, संख्या बताने वाले जो विशेषण होता है उसको संख्यावाचक विशेषण, और जो परिमाण बताए, ठीक है, उसी को अपन परिमाणवाचक विशेषण, और यानी कि सर्वनाम के बारे में बताने हैं तो सर्वनामिक विशेषण, सिंपल। तो दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं समास की। अब दोस्तों अपन बात करते हैं समास। समास क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, किसी चीज़ को संक्षिप्त में लिख देना, शॉर्ट फॉर्म बना के छोटे रूप में लिख देना, उसी को समास बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड बोला जाता है, ये आपको ध्यान करना है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है छोटा रूप, किसी चीज़ को अपन छोटे रूप में लिख देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, समास। या 2 या 2 से अधिक शब्दों में मिलकर जो नया रूप होता है, छोटा रूप बनता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, समास बोल देते हैं। अब समास कितने प्रकार के होते हैं, तो मोस्टली दोस्तों 5 प्रकार के समास देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 6 हैं। तो दोस्तों कर्मधारियों को जो है कई बार तत्पुरुष में ही मान लिया जाता है, बस इतना सा आपको ध्यान करना है। पहले बात करेंगे अविभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ठीक है। तो बहुव्रीहि जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा आते हैं तत्पुरुष से, क्वेश्चन आते हैं तत्पुरुष से, क्योंकि तत्पुरुष के कारकों के आधार पर जो है वर्गीकरण किया जाता है। अब समास के भेद दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो है 5 ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कर्मधारियों को अपन यहाँ पे अलग से पढ़ेंगे तो 6 मान लेते हैं, चलो 6 मान लिया, ठीक है। बट वैसे जो है तत्पुरुष का ही पार्ट एक कर्मधारय समास है। सबसे पहले ले रहे हैं अविभाव। अविभाव समास क्या होता है, तो इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पहला शब्द अव्यय आएगा। अव्यय शब्द क्या होता है, अव्यय शब्द यानी कि लिंग वचन के आधार पे उसका जो है वर्गीकरण या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं कोई शब्द का उपयोग करूँ यथा, अब यथा में वचन लिंग प्रयोग करके देखो आप, यथाऊ बन जाएगा क्या इसका, यथे बन जाएगा क्या, यथी बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, ये सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, उसी को अपन अव्यय शब्द बोलते हैं, बस सिंपल। तो अव्यय भाव जहाँ पे अव्यय शब्द दिख जाए आपको, अव्यय शब्द जैसे किंतु परंतु यथा पर, ठीक है, तो जितने भी शब्द होते हैं अव्यय, वही उनका जो अपन उनको डिवाइड करते हैं तो उनमें आएगा अविभावी समास, बस सिंपल इतना ही ध्यान रखना आपको। यानी कि इसमें प्रथम पद अव्यय आता है, इसका अर्थ प्रधान जो है, अर्थ प्रधान होता है, अविभाव समास वही होता है। और अव्यय जो शब्द होते हैं उनको किसी प्रकार का लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि इसके उदाहरण यथाशक्ति। अब दोस्तों यथा शब्द आ रहा है, ये क्या है, अव्यय शब्द, इसमें लिंग वचन कारक के आधार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यथा को आप चाहे जो है इसमें लिंग परिवर्तन करके दिखाओ आप मेरे को, कारक परिवर्तन करके दिखाओ, वचन परिवर्तन नहीं होगा, इसमें यथा का यथा ही रहेगा। तो यथा जो है अपने आप में क्या है, जैसे यथा, किंतु, परंतु, प्रतिदिन, आजम, ये सब जो हैं सारे क्या हैं, ये अपने आप में अव्यय शब्द हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अविभाव समास। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रति वर्ष, हर वर्ष।
अपने आप में हर साल। आजन्म, आजन्म क्या होता है? जन्म से लेकर। यथा साध्य, जितना साधा जा सके। धड़ाधड़, धड़ धड़ की आवाज़ के साथ। घर घर, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात। आमरण, आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है? आ। तो आ को प्रयोग करके देखो आप, किसी भी लिंग वचन कारक में नहीं होगा, तो आ क्या है? और मरण, मरना हो गया, तो मृत्यु तक, बस सिंपल। यथा काम, तो यथा इच्छा अनुसार। तो इसमें जो है पहले प्रथम जो पद है प्रधान होगा, और प्रथम जो शब्द आएगा वो कैसा होगा? अव्यय शब्द, बस सिंपल। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दोस्तों 8 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने बचपन में कारक पढ़े होंगे, कारक पढ़े हैं, तो कारकों के आधार पे जो है इसको समास को 1 सेकंड में अपन कर लेंगे। जैसे कर्ता ने क्रम को करण से द्वारा संप्रदान का के की अपदान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे जी। तो इसमें दोस्तों 8 जो है 8 भेद माने जाते हैं, लेकिन मोस्टली कर्ता इसमें एक तो ये नहीं आएगा और एक संबोधन नहीं आएगा, बस बाकी जो है सेम के सेम आएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। आपने बचपन में कारक पढ़े होंगे, कारकों को ही डिवाइड करके जो है समास में उपयोग किया जाता है। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास क्या होगा? इसमें 2 पदों के बीच कर्म धारक है, कर्म कारक जो है छिपा हुआ है। कर्म की पहचान क्या होती है? यहाँ पे देख लो, कर्म को शब्द जहाँ आएगा वहाँ पे आपको डिवाइड करना है, विग्रह करना है, वहीं पे कर्म तत्पुरुष समास आ जाएगा। रथ चालक, रथ को चालक, को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, बस इतना सा सिंपल आपको ध्यान करना है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो कर्म जो है, कर्म कारक यहाँ पे देखने को मिलता है, बस इतना सा आपको ध्यान करना। देशगत, देश को गया हुआ। जन प्रिय, जन को प्रिय है। मरणासन, मन को, मरण को आसन, बस सिंपल। कर्म तत्पुरुष जो है कंप्लीट हो गया। पहली पहचान है वो अपन को। फिर करण, करण की क्या पहचान है? तो करण की पहचान देख लेंगे यहाँ पे। से द्वारा, से द्वारा 2 शब्द आते हैं, या तो से या फिर द्वारा। तो करण है सवर, सवर चित, सब द्वारा रचित, तो द्वारा आ रहा है। मन चाहा, मन से चाहा, से द्वारा। तो बस इतना सा ध्यान आपको रखना है, ये 2 शब्द आएंगे। शोकग्रस्त, शोकग्रस्त यानी कि शोक पीड़ा से ग्रस्त है, से आ रहा है। भूखमरी, भूख, भूख से जो है मरा जा रहा आदमी, भूख से मरी। धन के बिना हीन, धन से हीन है। बाणाहत यानी कि बाण से क्या है? आहत है, बाण लगा है बेचारे को। ज्वरग्रस्त, बुखार से ग्रस्त है। मदहंध, मद से अंधा है, मद से पी लगाई हुई है भाई। रस भरा, रस से क्या है? भरा हुआ है। व्याकुल, भय से कैसा है? आकुल है, चिंतित है। आंखों देखी, आंखों से देख लिया है, आंखों से देखी। तो ये जो है कर्म, कर्ण तत्पुरुष के समास के उदाहरण हैं। कर्ण तत्पुरुष के जो है के द्वारा जो है आपको पहचानना है। से द्वारा, से द्वारा सॉरी दोस्तों, ये जो है आपको ध्यान करना। फिर नेक्स्ट कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष के समास के उदाहरण। तो संप्रदान क्या होता है? तो संप्रदान की पहचान यहाँ पे देख लेंगे। संप्रदान क्या होता है? तो संप्रदान की पहचान यहाँ पे का के की। संप्रदान क्या होती है? का के की, तो का के की देख लेंगे। संप्रदान, विद्यालय, विद्यालय का समास विग्रह करेंगे तो विद्या के लिए, आले के लिए, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब दोस्तों आप जो है इसका विग्रह करते बस ध्यान रख लेना। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, एक तो सिंपल तो यही आएगा, फिर ध्यान दिमाग में ऐसे भी आएगा, गुरु को दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा। तो बस इतना जो है आपको, यदि आपको पहचान करने आ गई, विग्रह करना आ गया, तो बस आपको जो है आपके समास ठीक हो जाएंगे। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान घर के लिए घर, सत्याग्रह के लिए आग्रह, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, के लिए, के लिए। तो ये जो है के लिए जो है किसके लिए आएगा?
ये आएगा संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए। फिर है आपादान। आपादान की क्या अलग होना, यहाँ पे देखो अपादान की क्या पहचान है, से आएगा लेकिन अलग होने की स्थिति में, जिससे अलगाव हो, जिससे क्या होता है अलगाव, तो संप्रदान आपादान। तो काम चोर, काम से जी चुराने वाला, यानी कि अलग हो रहा है काम से, वो क्या हो रहा है अलग हो रहा है। दुरागस्त, दूर से आगत, दूर से आने वाला आगत, ठीक है, तो अलग हो। रण विमुख, रण से विमुख, नेत्रहीन, ठीक है, यानी कि रण से क्या हो रहा है अलग हो रहा है, वो से आ रहा है यहाँ पे। नेत्रहीन यानी कि आंखों से क्या बेचारा अंधा है, तो से अलग हो गया बेचारा। पाप मुक्त, अब ये पाप से मुक्त अलग हो गया। देश निकाला, देश को, देश से उसको क्या कर दिया निकाल दिया। पथ भ्रष्ट, पद से कैसा है वो भ्रष्ट है, अलग हो रहा है। पदच्युत, पद से च्युत, ठीक है, पद से च्युत, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर जन्म, रोगी, जन्म से कैसा है रोगी है बेचारा, रोग से मुक्त, तो से जो है आपको आपादान में ध्यान करना है, और अलग होने की स्थिति में ये उपयोग होता है। फिर संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण क्या हैं, तो संबंध तत्पुरुष का जो है कारक कौन सा आएगा, का की के अन्य पदों से संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो संबंध जो है वो यहाँ पे होगा का के की। राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। दुर्वा दल, दुर्व का दल। देव पूजा, देव की पूजा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। राजकुमारी, राज की कुमारी। जलधारा, जल की धारा, जल की कैसी है धारा। राजनीति, राजा की नीति। सुख योग, सुख का योग। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। तो जहाँ पे का की के आए, जैसे श्रद्ध कर्ण, श्रद्धा के कर्ण, क्या आ गया का की, ठीक है, तो का के की जो आते हैं वो संबंध कारक की स्थिति में आते हैं, ये बस आपको ध्यान करना है। शिवालय, शिव का कैसा है आल्य घर है। देव रक्षा, देश की रक्षा करने वाला। सीमा, सीमा की रक्षा करने वाला। फिर है अधिकरण, तो अधिकरण की क्या पहचान है ये फिर से देख लेंगे। अधिकरण की क्या पहचान होती है, में पर, जहाँ पे आए में या फिर पर, तो जहाँ पे आगे अधिकरण क्रिया का आधार जो है इसको माना जाता है। तो अधिकरण जो है, अधिकरण में पर जो है कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कार्य कुशल, कार्य में कुशल आदमी जो है वो अच्छा होता है, ये आपको ध्यान करना है। वनवास, वन में कैसा वास करना, में आ रहा है। ईश्वर में भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, खुद के ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास यानी कि आत्मा पर विश्वास। दीनदयाल, दीनों पर दयाल। दानवीर, दान देने में कैसा है वीर है। आचार निपुण, आचार में निपुण। जलमग्न, जल में कैसा है मग्न है। सिर दर्द हो रहा है तो सिर में दर्द है। में, आनंद में। आप बीती, आप पर बीती। पर में, पर में, बस इतना ध्यान रखना है। ये किसका है अधिकरण जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आते हैं नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जहाँ पे आपको नए दिख जाए ना वहीं पे तत्पुरुष होता है। न सभ्य, असभ्य, न सभ्य। अनादि, न आदि। असंभव, ए आ रहा है ना, यानी कि काम ही नहीं हो रहा वो। न असंभव जो है यानी कि इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, न तत्पुरुष वहाँ पे होगा। अनंत, न अंत, न अंत, ये आपको ध्यान करना। फिर बात करते हैं अपन कर्मधारी। तो कर्मधारी की जो है सिंपल डेफिनेशन ये है कि समास का जो उत्तर पद है वो कैसा होता है, प्रधान होता है। इस समास में विशेषण, विशेष्य, रूप, उपमेय, उपागम से मिलकर बनते हैं। अब मैंने आपको विशेषण और विशेष्य पहले बता दिए, तो इसकी पहचान कर सकते हो। जैसे कर्मधारय समास के उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, चरण के समान चरण, कमल के समान चरण। तो कमल जो है चरणों से जो है विशेषता इसकी बताई जा रही है, बस इतना ध्यान करना है। इसमें आएंगे, एक तो आएगा विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेष्य, तो बस इन दोनों का ध्यान करना है। नील गगन, तो आसमान की विशेषता बताई जा रही है कि नीला जो है गगन, नीला है जो गगन, विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, यानी कि विशेषता है कि उसका मुख कैसा है चंद्रमा के जैसा। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीला है जो अंबर। महान आत्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा।
तो ये जो है आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, महान है। लालमणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव, देव में देव महादेव। दहलता, देह रूपी लता, या देह रूपी लता विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण और विशेष जहाँ दिख जाए चेप दो आप, तो कौन सा, कर्मधारय, बस इतना सा। नवयुवक, नव नव है जो युवक, जो नया नया ही हुआ है भी, बस उसी को बोलते हैं नवयुवक। अब बात करते हैं द्विगु, सबसे आसान। पहला पद संख्यावाची दिख जाए वहीं पे द्विगु टेक देना है, बस। कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट टेंशन लेनी नहीं है। यानी कि नवग्रह 9 दिख रहे हैं आपको, दोपहर 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं नहीं, त्रिवेणी 3 दिख रहे हैं, पंचतत्व 5 दिख रहे हैं, त्रिलोक 3 दिख रहे हैं, शताब्दी 100 दिख रहे हैं, पंसेरी 5, सतसई। सबसे आसान जो है वो समास माना जाता है द्विगु। ये बस इतना ध्यान रखना आपको। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह है, दोपहर 2 पहरों का समाहार, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह है, पंचतत्व 5 तंत्रों का समूह है, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, शताब्दी 100 अब्दों का समूह है, पंसेरी 5 शेरों का समूह है, सतसई 700 पदों का समूह है, चौगुनी 4 गुना, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार। सिंपल। नेक्स्ट है द्वंद्व। द्वंद्व में बस इतना सा ध्यान रखना है कि दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का अर्थ जो है अलग अलग निकलेगा, और दोनों पद जो है प्रधान होंगे, बस सिंपल। जैसे द्वंद्व के जो है उदाहरण देख लो, जलवायु। अब जल का भी अर्थ होता है और वायु का भी, सिंपल। ये आपको पता ही है, जल भी होगा और वायु भी। तो जल और वायु, बीच में क्या आ रहा है, और। इतना ध्यान रखना है कि एक तो आ रहा है और शब्द जहाँ दिख जाए टेक देना है कौन सा, द्वंद्व, बस। जल और वायु, अपना और पराया, ये तो रात दिन आप करते ही हो, ठीक है। फिर आते हैं पाप और पुण्य, पाप और पुण्य और दिज्ञाना, राधा और कृष्णा, अन्न और जल। ये दोस्तों मैं डीप नहीं बता रहा आपको, यहाँ पे एक बार समरी जो है केवीएस की आपके लिए जो एग्ज़ाम आ गई है, आप 1 घंटे में क्लास देख के कम से कम भी आपके 5 क्वेश्चन जो है वो ठीक कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए जो है मैं आपको सिंपल और जो समरी जो है वो बता रहा हूँ। नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष, देश विदेश, देश और विदेश, अमीर और गरीब, ये जो है द्वंद्व समास के जो है वो उदाहरण है। अब दोस्तों अपन इसमें थोड़ा सा भेद भी देख लेते हैं कि इसके भी जो है 3 टाइप होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, एक तो इतरेतर, एक समाहार और एक वैकल्पिक। तो दोस्तों इतरेतर की पहचान देख लो, वो द्वंद्व जिसमें शब्द से भी पद जुड़े होते हैं और अलग अस्तित्व रखते हैं, उसे इतरेतर कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है, इसमें तो रखना है और ध्यान, जैसे मैंने पहली बात कर दी, इतरेतर की पहचान है और, ठीक है। जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण, माँ और बाप, माँ बाप, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब, गाय और बैल, गाय बैल, ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि, बेटा और बेटी। तो ये तो आपको ध्यान रखना इतरेतर की। फिर समार क्या होता है, तो समार का अर्थ होता है समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़ा होने पर अलग अस्तित्व रखकर समूह का बोध कराते हैं, तब समार होता है। जैसे दाल रोटी, तो दाल और रोटी, और ये तो इसमें भी आ रहा है। तो ये आपको ये करना है कि समार की पहचान क्या होती है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब दोस्तों जो समार होता है ना, समाहार जो है, यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़े से गलत हो गए हैं। आपको समार की पहचान रखनी है आदि, आदि आ जाए ना वहाँ पे आपको लगा देना समाहार। समाहार जैसे एग्जाम्पल कुर्ता टोपी, अभी एक एग्जाम्पल आता है इसमें कुर्ता टोपी, तो इसका जो है विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, कुर्ता टोपी आदि, कुर्ता टोपी आदि आएगा। तो ये जो है समाहार के आपको एग्जाम्पल थोड़े से यहाँ पे आते तो ये भी हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। समाहार में जो है वो आदि शब्द जुड़ा रहता है, तो आदि से पहचान इसकी कर लेना है, पहचान के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो आपको ये पहचानने तो ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आदि जो, जैसे धोती कमीज, धोती कमीज और दो, जैसे एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं कौन सा, एक ले रहे हैं धोती और नहीं आएगा इसमें, कमीज आएगा, कमीज आधी, यहाँ पे और हट जाएगा, धोती कमीज आधी आएगा, ठीक है। तो ये आपको पहचान करनी है। जैसे चाय वाय, चाय आधी, बस इतना ही आएगा, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा चाय वाय, तो इसमें जो है चाय या आधी, ये जो है आधी आ जाएगा,
बस इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये विग्रह जो है आपको समाहार की पहचान के देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं वैकल्पिक। तो वैकल्पिक की पहचान के लिए आपको एक चीज़ सिंपल सी ध्यान करनी है कि जहाँ पे आपको या अथवा मिल जाए, क्या मिल जाए, या फिर आ जाएगा अथवा। तो दोस्तों इसकी पहचान के लिए आपको सिंपल यही याद करना है, या अथवा। जैसे पाप या पुण्य, पाप या पुण्य, भला बुरा, भला होगा या फिर बुरा होगा, थोड़ा बहुत या तो थोड़ा होगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा। तो यह जो शब्द किसके लिए पहचान के लिए है, वैकल्पिक, इसके लिए है, वैकल्पिक द्वंद्व समास के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन बहुब्रीहि समास और आखिरी समास है। तो दोस्तों बहुब्रीहि समास की एक सिंपल सी पहचान है, भगवानों के नाम आ जाएं आपको टेक देना बहुब्रीहि, पहली पहचान। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा ही अर्थ निकलेगा। पहला क्या है, इसका तीसरा ही अर्थ निकलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुब्रीहि समास जो होते हैं ना, बहुब्रीहि समास का तीसरा पद कैसे आएगा। जैसे ऋषिकेश, ऋषिकेश का पहचान क्या, इंद्रियों का ईश्वर, कृष्ण और विष्णु। इंद्रियों का जो है, इंद्रियों का ईश्वर कौन माना जाता है, कृष्ण और विष्णु। तो बहुब्रीहि जो है, जितने भी भगवानों के नाम है जो आपको ध्यान करने हैं, उनके जो है पर्यायवाची क्या क्या होते हैं आपको ध्यान करने हैं, आपको बहुब्रीहि समास आ जाएगा। जैसे गजानंद, गज का आनंद जिसका, अब कौन है, गणेश जी हैं। त्रिनेत्र, तीन आँख किसकी हैं, त्रिनेत्र शिव। अब दोस्तों यहाँ पे त्रि आ रहा है तो आप कंफ्यूज मत होना कि त्रिनेत्र जो है, यहाँ पे तीन आ रहे हैं सर, ये तो दो हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, ऐसा नहीं है। त्रिनेत्र जो है यहाँ पे किसके रेफरेंस में हो रहा है, शिव भगवान के रूप में हो रहा है। तो भगवानों के नाम आते ही आपको शिव टेक देना है। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, किसका था, शिव भगवान का था। लंबर, उदर किसका था, लंबा उदर किसका था, गणेश जी का। 10 आनंद, 10 सिर किसके थे, रावण के। चतुर्भुज, 4 भुजाएं किसकी थी, विष्णु जी की। पीताम्बर, पीले वस्त्र। और मोस्टली दोस्तों बहुब्रीहि के एग्जाम्पल इसी में से आते हैं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु भगवान। वीणा, पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, सफ़ेद वस्त्र वाली सरस्वती। तो ये आपको ध्यान कर लें। जैसे गुड़ाकेश, नींद का ईश्वर किसको बोला जाता है, अर्जुन को। नय कटा, कटी हुई नाग जिसकी, कौन सा बेशरम होता है। उटपटांग होता है एक, उटपटांग आपने नाम सुना है क्या, एक होता है जैसे उटपटांग, उटपटांग होता है ना। तो उटपटांग होता है ऊँट पर टांग रखने वाला बेतुका आदमी, है कि नहीं है। तो बेतुका आदमी जो होगा वो कैसा होगा, तो वो बहुब्रीहि समास में जाएगा। शाखा मृग, शाखाओं का मृग है जो, किसका होता है, बंदर की कंडीशन है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह है जो भारतीय चिन्ह माना जाता है। त्रिफला, अब त्रिफला एक एग्जाम्पल और आता है, त्रिफला। त्रिफला जो होती है, यानी कि इसमें भी त्रि आ रहा है तो द्विगु होगा, ऐसा नहीं होगा। त्रिफला जो है 3, यहाँ पे फल जो है उसकी विशेषता भी बताई जा रही है और तीसरा अर्थ निकलता है। तो उसका क्या हो, 3 फलों का मिश्रण है जो चूर्ण है ना, तो त्रिफला उसको बोला जाता है। तो ये आपको जो ध्यान करना है बहुब्रीहि समास का। अब दोस्तों एक वैकल्पिक जो है, वैकल्पिक समास की जो है मैं और एक विशेषता आपको और बता देता हूँ। यानी कि जितने भी विसर्ग है ना, अनुलोम और विलोम, वो ना क्या बोल रहा हूँ, विलोम शब्द जो होते हैं हिंदी में, जो शब्द होते हैं विलोम शब्द, तो विलोम शब्द जो होते हैं वो सारे किस में आएंगे, वैकल्पिक द्वंद्व समास में आएंगे। आप जितने भी करो, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, रात दिन, जय पराजय, होनी अनहोनी, ये सारे जो हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो वैकल्पिक समास में आप विलोम शब्द और डालो पहचान के लिए। मैंने या और आदि तो बता ही दिया, अथवा बता ही दिया। इसकी पहचान के लिए या फिर अथवा आएगा। इसके अलावा विलोम शब्द जहाँ आपको दिख जाए वैकल्पिक समास देखने को मिलेगा। कंप्लीट टॉपिक यहाँ तक होता है। इसके बाद में अपन उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, जो भी जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं, संधि वगैरह, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मोस्टली 2 क्लास हैं, 2 क्लासों में आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ये दोस्तों मेरा प्रॉमिस है। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम के ऊपर चैनल बना हुआ है दी अर्थ के नाम से, वहाँ पे जाकर जो है हमें फॉलो कर सकते हो। कंटेंट पसंद आता है तो आप जो है हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको PDF मिल जाएगी। आप लोगों का दिन बहुत ही मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।